हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सीमा पर क्या है चीन की नई साजिश, कंगना की बगावत का क्या है केजरीवाल कनेक्शन, और बिहार की राजनीति में किसका साथ जा रहा है छूटने। युद्ध से लेकर राजनीति तक सियासत के गलियारों से इस हफ्ते की राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। महाराष्ट्र की धरती पर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। माया नगरी बनाम माननीयों की जंग में धूल फांक रही हैं मर्यादाएं, धूल फांक रही है सत्ता के समानांतर चलने वाली नैतिकता, धूल फांक रही है महिला सम्मान की परिभाषा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बयानबाजी इतनी दूर तलक जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। किसी को अंदाजा नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर शुरू हुई ये बयानबाजी राणौत बनाम राउत की पराकाष्ठा को पार कर जाएगी। लेकिन इसी में छिपी है वो गहरे राज की बात जो शिवसेना की सीना जोड़ सियासत और कंगना की मुंहजोरी के बीच छिप कर रहेगी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा, कल तेरा घमंड टूटेगा। सिलसिला शुरू हुआ मुंबई की बपौती को लेकर। हैसियत वाली नॉटी गर्ल के दायरे से आगे बढ़ते हुए मामला बॉडीगार्ड, बीएमसी, बुलडोजर और बगावत के नए सुर में सीएम के समय के पहिए को घुमा डालने की चुनौती पर जाकर ठहरा। ये वक्त का पहिया याद रखना। बात सिर्फ इतनी सी होती तो खत्म हो जाती, लेकिन यकीन मानिए जब आज हम आपको इस कहानी के पीछे छिपे राज को उठाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ना तो बॉलीवुड में ही कंगना ने बड़ों को बख्शा और ना ही राजनेताओं से उनकी रार समाप्त होने का नाम ले रही है। उनके वार की धार में सीएम उद्धव ठाकरे, संजय राउत, शरद पवार से लेकर सोनिया गांधी तक इस जद में आ चुके हैं। ठीक ऐसा ही किरदार देश ने पहले भी देखा है। वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। देश का बेटा कैसा हो, देश का भाई कैसा हो, भारत माता के, भारत माता के। रामलीला मैदान से छिड़ी रार को आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल ने बीजेपी, कांग्रेस के बड़े नेताओं और अंबानी जैसे उद्योगपतियों की इज्जत को मथकर रख दिया था। लेकिन एक दावा हमेशा बना रहा कि राजनीति में नहीं जाएंगे। लेकिन बात का फलसफा देखिए कि राजनीति में भी गए, सीएम भी बने और कुर्सी इतनी अच्छी लगने लगी कि सपना पीएम बनने का सज गया। और पंजाब में शिकस्त खाने के बाद अब उत्तराखंड विधानसभा को जीत लेने की हसरत परवान चढ़ने लगी है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भला कंगना की जंग को केजरीवाल के आंदोलन से जोड़ने की क्या जरूरत है? तो वो राज की बात हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कंगना की मां का हिमाचल से जारी किया हुआ ये वीडियो। जो ग्रैंडफादर थे इन-लॉ वो भी कांग्रेस से थे, शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी हमें वहाँ से सपोर्ट मिली है। उनको सबको पता है कि हम शुरू से कांग्रेस थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी? अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कंगना जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुना आपने? कंगना की मां कह रही हैं कि हम पहले कांग्रेसी थे, लेकिन मदद शाह साहब ने की। हम उनका दिल से शुक्रिया करते हैं। बस इसी शुक्रिया और कंगना को मिली Y+ सिक्योरिटी में छिपी है आज के राज की बात। राज की बात यह है कि कंगना ने शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जितना बड़ा संग्राम छेड़ा है वो बिना किसी बड़ी ताकत के सपोर्ट के संभव ही नहीं है। रही बात बैकअप की, तो इसके पीछे भी जो राज की बात छिपी है वो ये है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भले ही खुलकर कुछ न बोल रहा हो, लेकिन उसकी पूरी मशीनरी आईटी सेल कंगना के समर्थन में लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात, कंगना के शब्दों पर जरा गौर करिए।
जब उनका ऑफिस गिराया गया तो उन्होंने शिवसेना को बाबर करार दिया और अपने ऑफिस को राम मंदिर। और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। ऑफिस में तोड़फोड़ के बाद कंगना ने राम मंदिर के साथ ही साथ कश्मीर के मसले पर भी फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। ये तमाम वो शब्द और मसले हैं जो बीजेपी की रीति, नीति और राजनीति की धार रहे हैं और इन्हीं के दम पर आज पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ देश पर राज कर रही है। तो क्या सवाल उठता है कि कहीं कंगना की राह भी तो केजरीवाल की तरह यू टर्न तो नहीं ले लेगी? वो ऐसा नहीं है कि अपने मम्मी पापा की वजह से इस मुकाम पे पहुंचे हैं। ही इज द राइटफुल लीडर ऑफ अ डेमोक्रेसी। खुद को पीएम मोदी का फैन बता चुकी कंगना के समर्थन में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर संग्राम कर रहे हैं और इस सवाल इसलिए भी मौजू हैं क्योंकि बॉलीवुड को कंगना दुश्मन बना चुकी हैं। माया नगरी में बने रहने के लिए उन्हें खुद ही फिल्में बनानी पड़ रही हैं और जब सीधे सत्ता से टकराकर संग्राम को शिखर पर ले जाया गया है तो बिना शक्ति के उसके परिणाम भविष्य में विध्वंसक हो सकते हैं। ये बात कंगना भी निश्चित तौर से समझती होंगी, तभी तो जब रामदास अठावले मिलने पहुंचते हैं तो कंगना मंझी हुई राजनेता की तरह ये बताना नहीं भूलती कि वो बाबा साहेब के संविधान का बहुत सम्मान करती हैं। हमें तो बाबा अम्बेडकर जी के संविधान पे बहुत गर्व है, बहुत प्राउड है। बहुत फैन है, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे घर आए। मतलब साफ है कि भले ही इन तस्वीरों में आज लड़ाई महिला अस्मिता बनाम महाराष्ट्र सरकार नजर आ रही हो, लेकिन यकीन मानिए इन्हीं तस्वीरों के बैकग्राउंड में भविष्य का प्लॉट भी तय हो रहा है। आश्चर्य मत कीजिएगा, मुंबई में छिड़ी ये जंग अगर आने वाले समय में चुनावी रंग में तब्दील हो जाए। ऐसे बदलते रंगों का दीदार देश पहले भी कर चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव में बुलंदी तक पहुंचने के लिए बिसात बिछने लगी है। सत्ता के शिखर पर पहुंचने का पहला चरण होता है मोहरों का मंथन। मंथन इस बात का कि कौन मैदान में उतरेगा, कहां से उतरेगा, किस खेमे से उतरेगा और किस शर्त पर उतरेगा। यही वो सवाल हैं जो बिहार की सियासत में इस बार भूचाल का सबब बनने वाले हैं। कौन सा खेमा टूटेगा, कौन कहां से फूटेगा और गठबंधन के गणित में सिर फुटव्वल की आशंकाएं कहां ज्यादा हैं, ये वो राज की बात है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। 2015 चुनाव में नीतीश और लालू एक साथ चुनाव लड़े थे। तब सीटों का गणित बराबरी का था, यानी 101 सीट पर जेडीयू और आरजेडी चुनाव लड़ी थी। वहीं बीजेपी ने 157 सीटों पर ताल ठोकी थी, जबकि रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को बीजेपी ने 42 सीटें दी थीं, जिसमें महज 2 सीट ही एलजेपी जीत पाई थी। बस आंकड़ों के इसी खेल का असर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में दिखने जा रहा है। माना जा रहा है कि सीटों का पेच फंसेगा और 5 साल बाद फिर कहीं एनडीए के स्वरूप में तोड़फोड़ ना हो जाए। जो पिछली बार जेडीयू ने किया था एनडीए से किनारा करके, कहीं उस राह पर एलजेपी ना चली जाए। इस बात की आशंकाएं बढ़ गई हैं और इन आशंकाओं का आधार क्या है, वो राज की बात हम आपको बताते हैं। राज की बात यह है कि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू 121 और 122 के फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा कर सकते हैं, यानी बीजेपी और जेडीयू ही आपस में सारी सीटें बांट लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर सीटें बराबर बंटी तो फिर रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी का क्या होगा? तो बस इसी सवाल के जवाब में जो राज छिपा है वही सियासी सिर फुटव्वल का बड़ा कारण बिहार में बनेगा। राज की बात यह है कि अगर बीजेपी और जेडीयू में आधी आधी सीटों पर भी लड़ने की सहमति बनती है
तो बीजेपी को अपने खाते से एलजेपी को सीटें देनी होंगी और नीतीश कुमार को हमको। बीजेपी की मुश्किलें इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि पिछली बार एलजेपी 42 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और वो अभी से इससे कम पर मानने को राजी नहीं है। वैसे भी पासवान के चश्मो चिराग की महत्वाकांक्षाएं इस बार कुछ ज्यादा ही हैं। चिराग पासवान का मानना है कि उनके पिता रामविलास पासवान भी लालू और नीतीश की श्रेणी के वो नेता थे जिन्हें बिहार की सियासत में उचित स्थान नहीं मिला। इसका कारण वह मानते हैं कि पिता ने दिल्ली की सियासत की, लिहाजा लालू और नीतीश बिहार में जम गए। इसलिए चिराग बिहार में संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, जिसके लिए ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना जरूरी है। चिराग पासवान के जेडीयू के खिलाफ तल्खी भरे बयान ये बताते हैं कि इस बार गठबंधन बहुत आसान नहीं होगा। उस पर सीटें अगर कम मिली तो गठबंधन की डगर और ज्यादा डगमगाएगी। बीजेपी विनिंग रेट के हिसाब से एलजेपी को 2.5 सीटें देगी, इसमें संशय है। और अपना आधार मजबूत करने में लगी एलजेपी की सियासत को यह मुफीद बैठेगा नहीं। तो ऐसे में सवाल ये बड़ा होने लग गया है कि कहीं 2010 की तरह रामविलास पासवान एनडीए से अलग राह तो नहीं पकड़ लेंगे। कम से कम समीकरण तो यही इशारा कर रहे हैं। हालांकि राजनीति जिंदगी की तरह है, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। गलवान से लेकर पैंगोंग तक चीन ने जो नाकाम चालें चली हैं, उससे एलएसी पर तनाव अपने ऐतिहासिक चरम तक पहुंच गया है। चीन की घेरो, थकाओ और आक्रमण करो की रणनीति का भारत ने माकूल जवाब दिया है और एलएसी से आगे बढ़कर यह भी बता दिया है कि उसकी सेना, रणनीति और भुजाओं में इतनी ताकत है कि वो फिंगर के मसले को लांघकर हदें पार करना भी जानता है। लेकिन नीति शांति की है, लिहाजा आक्रामकता का इस्तेमाल हम सिर्फ अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। युद्ध सिर्फ सेना की संख्या और उन्नत हथियारों से नहीं जीते जाते। रणनीतिक तौर पर आप किस स्थान पर किस तरह से मौजूद हैं, यह भी मायने रखता है। मगर सबसे ज्यादा अहम होता है हौसला, पराक्रम और वतन पर मर मिटने वाला जज्बा। आज राज की बात में मैं आपको उन परिस्थिति और हालात से वाकिफ कराऊंगा जिसकी वजह से चीन के ताकत के नग्न प्रदर्शन से भी भारत अविचलित है और युद्ध की स्थिति आने पर अपनी विजय के प्रति आश्वस्त भी। राज की बात यह है कि भले ही कागजों पर चीन सेना की संख्या के लिहाज से और सामरिक तकनीक के लिहाज से आगे दिखाई पड़ता हो, बावजूद इसके भारतीय सेना का दम चीन के नहले पर दहला जैसा है और युद्ध की नौबत आई तो चीन को दहला देने तक का दमखम रखता है। खासतौर से 1962 का युद्ध हारने का इतिहास और चीन के महाशक्ति होने का दम्भ युद्ध के नतीजों तक कुछ लोगों को पहुंचने की बात करता है। मगर ये आकलन करने वाले यह भूल जाते हैं कि ना अब ये 62 का भारत है और ना ही युद्ध के मैदान में 2 गुना 2 बराबर 4 का फार्मूला चलता है। अब एलएसी पर जो स्थिति बनी हुई है, उसके बाद युद्ध का डंका कभी भी बज सकता है। हालांकि 5 सूत्री फार्मूले पर चीन भारत युद्ध टालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स धमकी दे रहा है। वह लिख रहा है, भारत अपनी सेना हटा ले, वरना सर्दी आते ही चीन की सेना अपनी उन्नत तकनीक और बुनियादी ढांचे की बदौलत भारत को मसल देगा। राज की बात में मैंने 16 अगस्त को आपको बताया था कि भारत फिलहाल 2 फ्रंट वार के खतरे से जूझ रहा है। वो एक ऐसी सच्चाई है
जिसे भारत के नीति नियंता और जिनके हाथों में हमारी सुरक्षा है वो सामने खड़ा देख रहे थे। चीन से तनातनी और नियंत्रण रेखा पर 1962 के बाद पहली बार गोली चलने से इसके पुख्ता संकेत भी मिल गए हैं और चीन की घेरो, थकाओ और आक्रमण करो की रणनीति अभी भी पूरी तरीके से कायम है और सीमा पर वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत की मोर्चेबंदी के चलते फिलहाल उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। राज की बात यह है कि रक्षा मंत्रालय ने मई में ही इस खतरे को भांप लिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों समेत सीडीएस को युद्ध स्तर पर तैयारी नहीं बल्कि सीधे युद्ध के आसन्न खतरे के मद्देनजर तैयारियों के लिए हरी झंडी दे दी थी। चीन भारत की तरफ से इस तरह के आक्रामक रुख के लिए तैयार ही नहीं था। हालांकि उसकी तैयारी तो सीधे भारत का मुकुट ही काटने की थी। इसे नक्शे के जरिए समझिए। भारतीय नक्शे में जो सियाचिन जाने वाली 255 किलोमीटर लंबी दरबुक श्योक सड़क है वो चीन को चुभती है। श्योक नदी के साथ समानांतर चलती रोड को SSN रोड कहते हैं। उत्तर की तरफ डीबीओ पार करते हुए काराकोरम पहुंचते हुए दौलत बेग ओल्डी तक ये सड़क जाती है। दरबुक श्योक मार्ग भी चीन के निशाने पर रहता है क्योंकि इसके जरिए भारतीय सेना की सीधी पहुंच सियाचिन तक हो जाती है। भारत चीन की इस चाल को भली भांति समझता है, इसीलिए किसी नापाक हरकत से निपटने के लिए नक्शे में वैकल्पिक मार्ग को भी मूर्त रूप देने का काम युद्ध स्तर से कर रहा है। केवल सड़क ही नहीं, युद्ध की सतह पर भी चीन के इतने पेच फंसे हुए हैं कि वो भले ही सीमा पर घुड़की दे रहा हो, लेकिन असल में उसके पसीने छूटे जा रहे हैं। भारत को ललकार कर इस बार उसने अपनी गर्दन ऐसी फंसाई है कि ना उसको निकालते बन रहा है, ना ही बचाते बन रहा है। युद्ध के मुहाने पर खड़े अगर दोनों देशों के बीच सैन्य ताकत और भौगोलिक परिस्थितियों का आकलन करें तो भारत की पोजीशन क्या है, वो राज की बात हम अब आपको बताते हैं। और राज की पहली बात सेना से जुड़ी हुई है। भारतीय सेना संख्या के मामले में भले ही चीन से कम है, लेकिन प्रतिबद्धता और युद्ध कौशल के मामले में चीन से 10 कदम आगे है। चीनी सेना की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये कि उसके लगभग 60 से 70% शॉर्ट टर्म सर्विसेज वाले हैं, जबकि भारतीय सेना के जवान पूर्णकालिक और रेगुलर ट्रेनिंग लेने वाले प्रोफेशनल सैनिक। दूसरी अहम बात यह कि भारतीय सैनिकों का रण कौशल और जज्बा राष्ट्र सुरक्षा की भावना के साथ बहुत ज्यादा मजबूत रहता है, जबकि चीनी सेना अर्थात PLA में समाई राजनीति उसे कमजोर करती है। कई मोर्चों पर जहां भारतीय सैनिकों के साथ भौगोलिक परिस्थितियां सकारात्मक साबित होती हैं, वहीं कई युद्धों का अनुभव भी चीन की सेना पर भारतीयों के भारी पड़ने की जायज वजह है। तो राज की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सम्मान के साथ ही साथ अपनी सीमाओं की रक्षा की सक्षमता के मामले में भारत चीन पर काफी भारी है। भले ही चीन अपनी हेकड़ी सीमा पर दिखा रहा हो और वो कुछ हासिल करना चाहता हो, लेकिन उसे भी पता है कि भारतीय तैयारियां एडवांस पोजीशन में हैं और वो उस पर भारी पड़ने के लिए पर्याप्त हैं। इस हफ्ते के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अगले रविवार को होगी राज की कुछ और बात, सबसे पहले आपके साथ। नमस्कार।